टॉप एजेंडा में और इस वक्त औरैया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक के घर पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि जनक दुलारी इंटर कॉलेज का एक तिहाई हिस्सा भी ढहाया गया। दोहरे हत्याकांड में आरोपी है सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक। वकील और उसकी बहन की गोली मारकर हत्या की थी। तो प्रशासन ने जनक दुलारी इंटर कॉलेज का एक तिहाई हिस्सा भी ढहा दिया है। दोहरे हत्याकांड में आरोपी है सपा का पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक। और इस वक्त जो खबर आ रही है उसमें यह कि बुलडोजर चला है, कमलेश के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दोहरे हत्याकांड में आरोपी है सपा के पूर्व एमएलसी। औरैया में योगी सरकार का बुलडोजर चला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रशासन ने जनक दुलारी इंटर कॉलेज का एक तिहाई हिस्सा भी गिरा दिया है। तो कमलेश पाठक के घर पर बुलडोजर चला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। कमलेश पाठक पर दोहरे हत्याकांड का आरोप है और फिलहाल इस मामले में यूपी सरकार का बुलडोजर चला है। माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में, चाहे कोई भी हो। और यही वजह है कि एक मुहिम के तहत कार्रवाई चल रही है और इसी कार्रवाई के तहत औरैया में कमलेश पाठक के घर पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं जो इंटर कॉलेज है उसके तिहाई हिस्सा को भी गिरा दिया गया है। और मंजूल पांडे जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता औरैया से। मंजूल, कार्रवाई चल रही है, कमलेश पाठक के घर को गिराया जा रहा है। कब किस मामले में, यानी कि दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी है कहा जा रहा, मतलब जो अभी खबर है उसमें ये, तो कहां है कमलेश पाठक? बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस समय मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ, जिससे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बुलडोजर हमारे पीछे चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं। परिजनों का ये भी आरोप है कि कोई जानकारी नहीं दी गई थी इन लोगों को और ये लोग घर पे लेटे हुए थे। जी, एक बार आप पूरे विस्तार से बताइए कि कब का ये मामला है, किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? जी, यह 15 मार्च 2020 का मामला है, जहां दोहरे हत्याकांड में आरोपी थे कमलेश पाठक। जी, तो क्या कमलेश पाठक को गिरफ्तार किया गया है? जी, ये गिरफ्तार पहले ही किए जा चुके हैं। जी, तो ये जो कार्रवाई हुई है वो अभी जो घर को ढहा जा रहा है वो किस मामले में? जी, प्रशासन का कहना है कि ये अवैध रूप से बना हुआ था, जबकि घर वालों का आरोप है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जी, यानी अवैध रूप से बनाया गया है ये कहकर मकान को गिराया जा रहा है। क्या किसी प्रकार का नोटिस, ये किसी तरीके को कुछ नहीं, सीधे कार्रवाई? किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, इनका कहना है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें कि औरैया से हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल कमलेश पाठक को तो बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। 2020 का ये मामला है। दोहरे हत्याकांड में कमलेश पाठक आरोपी है और इस आरोप में गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी कार्रवाई हो रही है और ये कि कमलेश पाठक के घर पर यूपी सरकार का बुलडोजर चला है। कहा यह जा रहा है कि अवैध तरीके से ये घर बनाया गया है और इसलिए ये बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन परिजनों का कहना है, परिवारजनों का कहना है कि किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन पहले से नहीं दिया गया या किसी प्रकार के नोटिस कि हमारे घर में या अवैध तरीके से बनाया गया है या क्या है, सीधे सीधे बुलडोजर चला दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर, किसी भी माफिया, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुहिम चल रही है और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, औरैया की ये तस्वीर है। न्यूज़ 1 इंडिया पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज कमलेश पाठक के घर पर भी बुलडोजर चला है। अभी अभी चल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीधे सीधे आपको, जो कमलेश पाठक के घर को गिराया गया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, गांव के विकास के लिए यूपी सरकार का बड़ा निर्णय सामने आ रहा है। हर गांव डिजिटल की ओर योजना शुरू हो रही है। पंचायत को डिजिटल गांव के रूप में विकसित करेगी सरकार। एक क्लिक पर गांव के लोगों से जानकारी ले सकेंगे। विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए निर्णय लिया गया है। पंचायत भवनों में आईटी और इंटरनेट की सुविधाएं सरकार देगी। योजना में 16.8 करोड़ लोगों को लाभ होगा। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि पंचायत को जोड़ने के लिए सरकार ने एक नई मुहिम चलाई है गांव के विकास के लिए। योजना से किस तरीके से वहां पर लोग लाभान्वित हो रहे हैं,
इन सब चीजों को लेकर भी उस पर जानकारी हासिल की जाएगी। हर गांव डिजिटल की ओर योजना की शुरुआत होने जा रही है। पंचायतों को डिजिटल गांव के रूप में विकसित सरकार करने जा रही है। एक क्लिक पर गांव के लोगों से आप जानकारी ले सकेंगे। और नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, वाकई में हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं और आपको याद होगा कि 2014 में जब स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, जब लोकसभा इलेक्शन को लेकर, उस दौरान राजनाथ सिंह जी ने एक नारा दिया था और वो नारा दिया था कि स्मार्ट विलेज बनाएंगे। क्या उसी दिशा में ये पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक के बाद एक तमाम पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की जा रही, ताकि ग्रामीण जो किसान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका विकास किया जा सके। उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी और अच्छी पहल ये मानी जा रही है कि अब गाँवों को भी डिजिटल किया जाएगा। डिजिटल होने से सीधा ग्रामीणों को उसका फायदा मिलेगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से जो छात्र वहाँ पर उनको पढ़ने के लिए तकलीफ होती है, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, अब गाँव में इंटरनेट की सुविधा भी जब हो जाएगी। अगर हम पिछले 1 साल का समय काल देखें तो 1 साल के समय काल में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विद्यालय, समस्त महाविद्यालय, उसके अलावा विश्वविद्यालय बंद करने पड़े, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी उत्तर प्रदेश में थी। उसी के तहत ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू की गई, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई। खास तौर पर ग्रामीण तबके के जो लोग हैं, वहाँ के जो छात्र हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूरी तरीके से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वहाँ ऑनलाइन क्लासेज जो छात्र कर रहे थे, कभी उनके इंटरनेट की समस्या के कारण उनकी क्लास नहीं हो पाती थी। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पहल की है कि गाँव को भी अब डिजिटल बनाएंगे, ग्राम पंचायतों को भी अब डिजिटल बनाएंगे और गांव-गांव तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। पिछले अगर हम 4 सालों का जो उत्तर प्रदेश का सरकार का काम रहा वो देखें, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास किए, चाहे वो सड़कों का निर्माण रहा हो, बिजली की व्यवस्था रही हो, किसानों को समय पर दूसरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया था, वो कहीं ना कहीं 4 सालों में पूरा करती हुई नजर आई है। उसके अलावा अब बड़े पैमाने पर ग्रामीण स्तर पे जब डिजिटल की ओर अग्रसर करने के लिए ग्रामीणों को पहल शुरू की जाएगी, तो कहीं ना कहीं सीधा फायदा इसको ग्रामीण तबके के लोगों को होगा, क्योंकि वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जो ग्रामीण छात्र जब शहर में पहुंचते हैं तो वो शहरों के छात्र से काफी पीछे रहते हैं, क्योंकि वहां पर उनको इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। इंटरनेट का नीलेश, एक बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सरकार ने एक अच्छी पहल की है इंटरनेट को लेकर, लोगों को जोड़ने को लेकर, लेकिन जरूरत इस बात को लेकर है कि उन आबादियों को कि क्या किया जाए जो 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो आज भी कंप्यूटर से, इस तरह की योजनाओं से वो बहुत ही दूर हैं, उन्हें समझ में नहीं आती है। पहले तो आपको इस तरह की शिक्षा व्यवस्था बनानी पड़ेगी। देखिए, ये योजनाएं पहले से ही धरातल पर चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री डिजिटल योजना हो। प्रधानमंत्री डिजिटल योजना के तहत गांव-गांव में सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर बच्चे, बूढ़े और जवान लगातार जो है कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं कि किस तरीके से हमको कंप्यूटर को चलाना है, किस तरीके से हमको ऑनलाइन अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ये व्यवस्थाएं सरकार पहले से ही चला रही है, लेकिन अब जरूरत है कि इन व्यवस्थाओं को बड़े पैमाने पर एक बार फिर से शुरू किया जाए। जहाँ पर जिस ग्राम सभा में 1 सेंटर है, अगर वहाँ पर बढ़ाकर 3 या 4 सेंटर किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण तबके के लोगों को, छात्रों को, महिलाओं को उसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक सेंटर होने से वहां पर भारी संख्या में छात्र पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं, महिलाएं पहुंचती हैं। सबको कंप्यूटर सीखना है, क्योंकि आधुनिक समय में जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता है वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आता है, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं लगभग ऑनलाइन हो गई हैं। चाहे वो पेमेंट करना हो, फॉर्म भरना हो, या फिर वोटर लिस्ट को देखना हो, या अपने क्षेत्र में विकास जो ग्राम प्रधानों के द्वारा किया जा रहा है, जिला पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, या फिर विधायकों के द्वारा जो योजनाएं उस क्षेत्र के लिए लागू की गई हैं, कितनी वो जमीनी स्तर पर दिखाई देती हैं, या फिर वो जो योजनाएं नेताओं के द्वारा बताई गई हैं वो चल रही हैं या नहीं, तमाम तरीके का ब्यौरा अगर लेना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ही उसको देखा जा सकता है। तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जब गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाया जाएगा, तो वहां पर जरूरत है। बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो एक बहुत ही खूबसूरत योजना है ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार के एम्बुलेंस मामले में जांच पड़ताल शुरू हो गई है। बाराबंकी पुलिस मौके श्याम संजीवनी अस्पताल पहुंची है। डॉक्टर अलका राय से बंद कमरे में पूछताछ हो रही है। एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका राय पर मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर अलका राय मुख्तार को मदद पहुंचाने का आरोप है।
अलका राय पर धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि एम्बुलेंस मामले में अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर अलका राय जो एम्बुलेंस यानी कि पंजाब के रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में जो लाया गया था मुख्तार अंसारी को, जिस एम्बुलेंस से, उस एम्बुलेंस के नंबर को लेकर एक सस्पेंस बरकरार हो गया था कि आखिरकार ये डॉक्टर अलका राय कौन है, किसके नाम से ये एम्बुलेंस है। और इसके बाद जो पड़ताल हुई है उस पड़ताल में ये कि मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी को सहायता पहुंचाने के लिए पूछताछ चल रही है। डॉक्टर अलका राय पर धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज किया गया है और माफिया मुख्तार अंसारी के मामले में यानी कि सहयोग को लेकर भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त बंद कमरे में पूछताछ चल रही है, जांच शुरू हो गई है। मौके की ये तस्वीर है। संजीवनी अस्पताल की मालकिन है डॉक्टर अलका राय और डॉक्टर अलका राय से इस वक्त पूछताछ चल रही है। हालांकि वो अस्पताल बंद हो चुका है, लेकिन एम्बुलेंस जिसका रजिस्ट्रेशन भी फेल हो चुका है, वो एम्बुलेंस कैसे पंजाब तक पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल की पड़ताल को लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ से खबर है जहां पर न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चली तो एसएसपी ने एक्शन लिया है। गैंगरेप के बाद छात्रा की मौत पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। कपसाट के चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलने के बाद एसएसपी ने एक्शन लिया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि गैंगरेप के बाद छात्रा की मौत पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। कपसाट के चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। खबर यह है कि एक छात्रा की गैंगरेप के बाद उसकी मौत हो गई और इस मौत के बाद से लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद कि आखिरकार यह मौत कैसे हुई, गैंगरेप के आरोपी कौन है, और फिर एसएसपी ने संज्ञान में लिया और एसएसपी ने तुरंत ही कार्रवाई की है। तो गैंगरेप के बाद छात्रा की मौत पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक बार आपको फिर से बता दें, कपसाट के चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए गए हैं। मामला मेरठ का है जहां पर एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप के बाद छात्रा अस्पताल में भर्ती थी और वहां उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। दो पुलिसकर्मियों को यानी चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज को निलंबित किया गया है। इस मामले में एसएसपी ने कड़ा एक्शन लिया है न्यूज़ वन इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद। और के शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। के शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह मामला बहुत बड़ा है, संगीन है और निश्चित तौर पर अगर एसएसपी ने इस तरह का एक्शन लिया है तो ये बहुत सराहनीय भी है। पूरा मामला बताइए दर्शकों को कि क्या हुआ था और इस मामले में क्या कार्रवाई चल रही है। तो हमने साथ ही साथ मांग भी उठाई थी, क्यों नहीं उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होती है जिन्हें योगी शासन ने पूरा खुला हाथ दे रखा है अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़। एसएसपी का जो ये स्टेप है वो काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि यहाँ पर गुरुवार की शाम को 4:30 की छात्रा, दलित छात्रा ट्यूशन के लिए जा रही थी, तो बीच रास्ते में से अगवा कर 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसको जहर पिला दिया गया। वो बदहवास हालत में घर पहुंची, उसने अपनी मां को बताया और उसके बाद उसको यहाँ पर इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और उसमें से 2 आरोपी लखन को और विकास को गिरफ्तार कर लिया गया था। और कल जब उनको कोर्ट पे पेश के लिए जाया जा रहा था तो हेड कांस्टेबल की पिस्टल लेकर लखन ने भागने की कोशिश करी तो पैर में गोली मार दी गई और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर दिया है। हमारी मिश्रा से बात हो रही थी, एक और आरोप राजा को गिरफ्तार कर लिया, वो अपनी रिश्तेदारी से था। एक आरोप से बचा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह और चौकी इंचार्ज अलावा के गौर्य को सस्पेंड कर एसएसपी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
तो आपको बता दें कि मामला मेरठ का है और इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को यानी कि एक चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज को फिलहाल निलंबित किया गया है। खबर उन्नाव से है जहां पर बीजेपी नेता समेत 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि खबर उन्नाव से है जहां पर बीजेपी नेता समेत 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। किया गया है। जनसभा में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। पंचायत चुनाव के चलते की गई थी जनसभा। उन्नाव से खबर है जहां पर बीजेपी नेता समेत 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। दरअसल बीजेपी नेता आनंद अवस्थी ने कोविड-19 एक्ट का उल्लंघन किया है। बिना परमिशन की जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया था। बिना मास्क जनसभा में शामिल हुए थे लोग। पंचायत इलेक्शन को लेकर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है उसमें यह कि इस मामले में बिना परमिशन के जो जनसभा का आयोजन किया गया था उसमें 300 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी के सभी ये कार्यकर्ता हैं। बीजेपी नेता आनंद अवस्थी ने कोविड एक्ट का उल्लंघन किया है, यानी कि इस वक्त कोरोना को लेकर जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी किया गया है हर किसी को पालन करना जरूरी है। बिना मास्क आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये नारों के साथ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में इसका विशेष ख्याल रखा जाए। सैनिटाइज करना है। ऐसे में जनसभा यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, भीड़ नहीं लगानी है, जनसभा विस्तृत रूप से नहीं करना है, लेकिन बिना किसी परमिशन के ये इस तरह के जनसभा का आयोजन किया गया था। और इस जनसभा को लेकर बीजेपी के नेता समेत 300 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जनसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था। बिना मास्क के जनसभा में शामिल हुए थे लोग। और नीरज द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सवाल यह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कोविड को लेकर कि लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे वो ठीक रहें। नियम बनाए गए हैं, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता ही उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो एक बार आपको फिर से बता दें कि खबर उन्नाव से है जहां पर बीजेपी नेता समेत लगभग 300 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल एक जनसभा का आयोजन किया गया था बिना परमिशन के और इस जनसभा में कोविड एक्ट का उल्लंघन देखने को मिला। दरअसल कोई भी शख्स जो वहां पर उपस्थित थे किसी ने भी बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ और इन सब बातों को लेकर आखिरकार मुकदमा दर्ज किया गया है सभी लोगों पर। चूंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी जोर से शुरू हो गया है। तो बीजेपी नेता आनंद अवस्थी ने कोविड एक्ट का उल्लंघन किया। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद से खबर है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर में घुसकर महिला पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। हमलावर ने महिला पर 20 से ज्यादा वार किए। पड़ोसियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, वॉशिंग मशीन बेचने के बहाने घर में घुसा था हमलावर। मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बखलान मोहल्ले का यह मामला है जहां पर एक महिला पर चाकू से हमला किया गया है। वॉशिंग मशीन बेचने के बहाने घर में घुसा था यह हमलावर। फिलहाल मुगलपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और एक महिला पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया है। घर में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। 20 से ज्यादा वार महिला पर वार किया गया। फिलहाल पड़ोसियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है कि आखिरकार ये हमला क्यों किया गया है, कौन है ये हमलावर।
हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। एक महिला पर एक बार 2 बार नहीं बल्कि 20 बार बेरहमी से चाकू से हमला किया गया है। मुरादाबाद से खबर आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाश ने घर में घुस वॉशिंग मशीन बेचने के बहाने से घर में घुसा था और फिर महिला पर ताबड़तोड़ 20 बार चाकू से हमला कर दिया। फिर 4 बजे शायद फिर बहाने से आया है। ये फ्रिज वाला था, फ्रिज ठीक करता है। घर में घुसा और घर में घुसने के बाद बोलने लगा, क्या कहते हैं, भाभी तुम्हारी फ्रिज वॉशिंग मशीन बिकवा दूंगा मैं, कोई आया हुआ है, तुम अंदर कमरे में चले आओ। वो अंदर कमरे में गई, इसने कुंडी लगा ली, फिर उसके साथ ये बदतमीजी करने लगा। फिर उसने शोर मचा तो इन्हें छुरी निकाल के उसके पेट में पूरा जिस्म छल्ली छल्ली कर दिया। अकेला ही था, काफ़ी लोग कोई जी। वो ऐसा हुआ सर, मैं जा रहा था निकलता हुआ, तो जब मोहल्ले से मैं जा रहा था तो काफ़ी भीड़ जमा हुई। जब मैंने भीड़ को देखा, हम यार दोस्त भी थे साथ में, तो एक लेडीज़ आई, बोली काफ़ी भीड़ जमा हुई, तो वो बोली वो पता नहीं एक घर में चोर घुस गया। तो जब देखा मोहल्ले वाले जब सारे इकट्ठे हुए तो उनके साथ साथ हम तीनों भी चले गए। जब देखा तो चोर अंदर था, किवाड़ बंद थे, किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे थे सर। जब देखा तो किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे, तो लातों से तोड़ा किवाड़ों को। तो देखा तो वो चोटा कोने में था और छुरी पड़ी हुई थी। तो जब लेडीज़ को देखा तो वो खून में लथपथ हुई हुई थी। और ये को बच्चे को कुछ नहीं किया, 5-6 महीने का बच्चा था, अल्लाह ने करम करी। तो लेडीज़ को छुरी मारी, कान बान सब कटे हुए। के साथ चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला को इस समय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। महिला से पूछताछ करने पर उसने ये बताया अभी कि कुछ दिन पूर्व इस व्यक्ति द्वारा उनके घर में जो फ्रिज है उसको ठीक किया गया था और उसमें कुछ खराबी थी। आज उसी प्रकरण में ठीक करने और साथ ही उनका जो वॉशिंग मशीन थी उसको बिकवाने के परिप्रेक्ष्य में आया हुआ था। उसकी जब इसने घर में एंट्री पाई तो इस महिला पर इसने कई चाकू से वार किए और मौके से जो पब्लिक थी इस व्यक्ति को पकड़ा और इस समय इसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर विधि